दिल्ली में एक ही दिन में कोरोना के 1,500 से ज्यादा मामले आने से दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद 23,645 है। ऐसे में दिल्ली सरकार कई सख्त कदम उठाने जा रही है। दिल्ली में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को अब 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि होम क्वारंटीन का नियम विमान, ट्रेन और बस से आने वाले सभी यात्रियों पर लागू होगा। हर इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसे लागू करवाने का भी आदेश दे दिया गया है। और साथ ही में दिल्ली में कोरोना के मामले जब लगातार बढ़ रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए भी अब नई रणनीति बनाई है या नए नॉर्म्स बनाए हैं। इसके तहत कई श्रेणियों में आने वाले लोगों को अब RT-PCR टेस्ट करवाने जाएंगे और ऐसे किसी भी एसिम्प्टोमेटिक शख्स का टेस्ट नहीं कराया जाएगा। जो सिर्फ इन श्रेणियों में आते हैं उन्हीं के टेस्ट किए जाएंगे। जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो विदेश यात्रा करके आए हैं, जिनमें कंफर्म पॉजिटिव केस के साथ संपर्क रहा हो या जो हेल्थ केयर वर्कर हो, ऐसे लोगों के ही टेस्ट कराए जाएंगे। शरद शर्मा है इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे शरद के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। शरद, दोनों खबरों के बारे में एक छोटा सा सवाल मेरे पास था कि जब कोई सफर करके आ रहा हो उस पर नजर कैसे रखी जा सकेगी कि वो 7 दिन होम क्वारंटीन में रहे। दूसरा सवाल मेरा आपसे था कि क्या टेस्टिंग के जो बदले गए हैं नियम, ICMR ने बदले, उसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले पर फैसला लिया है, इसके पीछे क्या यह वजह है कि दबाव ज्यादा है और टेस्टिंग फैसिलिटीज कम है, इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हीं का टेस्ट किया जाए जिन्हें जरूरत है, और उसके साथ साथ कि अस्पतालों में भी लोग जाकर एसिम्प्टोमेटिक लोग भर्ती ना हो जाएं, जिससे एक बेड का वो नुकसान हो जो किसी जरूरतमंद को जा सकता था? देखिए, पहले मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। जितने भी लोग अब घरेलू यात्री हैं जो हवाई जहाज से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, तो बस असल में जो चल रही हैं अभी वो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन चल रही है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो बस का तो ऐसे हो गया, और जो फ्लाइट से आते हैं, जो ट्रेन से आते हैं, उनका भी रिकॉर्ड होता है। तो पहले इनके बारे में ये कहा गया था कि केवल दिल्ली में जब आएंगे ये, इनको कोई क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, केवल इनको 14 दिन तक खुद पर नजर रखनी होगी और अगर कोई लक्षण आए तो सूचित कर देना। लेकिन अब जो है 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन की बात इनके लिए कही गई है। तो जो डीएम होंगे इलाके के, क्योंकि इन सब का रिकॉर्ड रहता है, तो डीएम जो इलाके के होंगे वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ये लोग जो हैं होम क्वारंटीन रहें। लेकिन इसके अंदर बात ये देखी जा रही है, कहीं ये जो फैसला है दिल्ली सरकार का, ये कहीं उससे मिलता जुलता तो नहीं है जैसे दिल्ली सरकार ने अपने बॉर्डर सील करने के आदेश दिए और ये कहा कि अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोड ना आ जाए, कहीं उसकी वजह से तो नहीं। फिर इसकी वजह से एक विडंबना ये बन रही है, कॉन्ट्राडिक्शन ये हो रहा है कि एक तरफ दिल्ली सरकार पूरा बिजनेस खोल रही है, सारी दुकानें, सारे मार्केट खुल गए हैं, सारे प्राइवेट दफ्तर खुल गए हैं। तो ऐसे में अगर आप, और अभी 8 तारीख से होटल भी खुलने वाले हैं, तो ऐसे जी लगता है कि आपका ऑडियो, तो फिर आपके आदेश जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि आप ये कर किसके ले रहे हैं। जी शरद, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, और दूसरी बात, ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो सरकार ने नियम बदले हैं कि अब टेस्ट उन्हीं लोगों का होगा मूल रूप से जो सिम्टोमेटिक होंगे। तो सरकार ने असल में अपनी प्रायोरिटी सेट की है, क्योंकि संसाधन दिखाई दे रहा है कि कम है, सरकार के जो संसाधन पे लोड बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने ये प्रायोरिटी सेट की है कि अब सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक जो लोग होंगे, जो सिम्टोमेटिक होंगे, केवल उन्हीं का टेस्ट होगा, जिससे कि एक जो लोड पड़ रहा था सरकार के ऊपर कि जो एसिम्प्टोमेटिक होते थे वो प्राइवेट लैब में टेस्ट कराते थे और अस्पताल में एडमिट भी हो जाते थे, तो वो अब नहीं होंगे। लेकिन इससे ये भी होगा कि एक बहुत संख्या ऐसे लोगों की है जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, तो वो जो हैं अब टेस्टिंग के दायरे में नहीं आएंगे। तो हमें सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाएगा कि सही स्थिति क्या है। ये उसके उलट है जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, जिससे हमें पता चल पाए कि दिल्ली के अंदर सही स्थिति क्या है। तो संसाधन की कमी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है कि जिनको लक्षण दिखेंगे अब सिर्फ उन्हीं का टेस्ट किया जाएगा। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो टेस्टिंग किसकी हो, इस पर
जो कायदे कानून है उन्हें स्ट्रॉन्ग किया गया है, सुदृढ़ बनाया गया है और इसी को लेकर अब कुछ लैब्स को नोटिस भी जारी कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली सरकार इसको लेकर अब सख्त रवैया अपना रही है। दिल्ली सरकार ने कोरोना टेस्ट को लेकर 8 लैब्स को नोटिस जारी कर दिया है। उनका कहना है कि आईसीएमआर के टेस्टिंग प्रोटोकॉल जो है उनको ये सारे लैब्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक लोगों के टेस्ट कर रहे हैं। ये उनकी बड़ी दिक्कत है। इसके खिलाफ अब दिल्ली सरकार सख्त रवैया अपना रही है। और इसके पीछे की वजह यह है कि लैब्स पे दबाव बढ़ रहा है और कोविड के रिजल्ट आने में वक्त लग रहा है, यानी जिनको ज्यादा जरूरत है कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट सामने आए उसमें देरी हो रही है। दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी किया है। केन के एनसीडीसी को भी नोटिस भेजा गया है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, अभी अभी हमने बात की है शरद से, तो दिल्ली सरकार ने तो साफ कर दिया है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक का टेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप ये कीजिए ही मत। लेकिन ये समझ में आता है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन है, पर क्या ये सही कार्रवाई है? क्योंकि इस वक्त सबकी चिंता यही है कि एसिम्प्टोमेटिक कौन है। देखिए, 2-3 चीजें हैं यहां पर। पहली चीज तो ये कि आईसीएमआर की स्टडी में खुद साफ हुआ था और वहां के जो वैज्ञानिक है रमन आर गंगाखेड़कर, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा था कि 80% लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनका कोविड पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एसिम्प्टम है, उसमें उन पे कोई सिम्टम नहीं है। दूसरी नंबर चीज ये, जब नोटिस दिया गया तो कुछ लैब से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक के टेस्ट भी हो रहे थे तो वो पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन अब यहां पे चिंता इस बात को लेकर, जैसा शरद ने भी बताया कि संसाधनों की कमी एक बड़ी वजह हो सकती है जिसके बाद यह फैसला लिया गया होगा। और यहां पर एनसीडीसी की तरफ से रिप्लाई भी दिया गया है। एनसीडीसी केंद्र के अंदर में आती है, जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो हाईएस्ट बॉडी मानी जाती है डिजीज कंट्रोल को लेकर, उनको भी नोटिस सर्व किया गया था। तो एनसीडीसी ने सीधे तौर पे जवाब दिया है कि आपका जो ये नियम कायदा कानून है वो टेस्टिंग सेंटर पे लागू होता है, कलेक्शन सेंटर पे लागू होता है, हम कोई कलेक्शन सेंटर नहीं है, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि एनसीडीसी में सिर्फ दिल्ली के लोगों का कलेक्शन यहां पे नहीं आता है सैंपल का, देश के अलग अलग कोने से भी लोग यहां पे सैंपल हमारे पास आता है। तीसरी नंबर दलील ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्त में हम रिजल्ट देते हैं, तो ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि हम 6 घंटे में भी रिजल्ट हमने दिया है कई जगहों का, और जिस तरीके के लोड होते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो एनसीडीसी की तरफ से जवाब दे दिया गया है, गंगाराम हॉस्पिटल का जो लैब है उनकी तरफ से जवाब दे दिया गया है, और ये परसों ये नोटिस सर्व किया गया है और उसमें हर किसी की तरफ से जवाब जो है वो चला जरूर गया है। लेकिन एक कोशिश सरकार की तरफ से ये जरूर हुई है कि जो लैब हैं उनको कम से कम एक दायरे में बांधा जाए, क्योंकि किनकी टेस्टिंग हो उसको लेकर ही पॉलिसी जो है, कल हमने देखा कि वो नई टेस्टिंग पॉलिसी जो है वो सरकार की तरफ से आई, डीजीएचएस की तरफ से आई। लेकिन ये जरूर है कि 8 लैब को आपने नोटिस दिया है, उनसे कारण बताओ नोटिस, और साथ में ये भी कहा है कि अगर आप इस मापदंड को फॉलो नहीं करते, इस पैमाने को नहीं मानते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपके पास सैंपल जो है, आप सैंपल लेने का अधिकार आपको नहीं होगा। लेकिन परिमल, सवाल यहां पे एक और बनता है कि दुनिया भर में अगर देखें तो टेस्टिंग पे खासा जोर था। हिंदुस्तान में भी इस तरह की बात थी कि अब हमारे पास किट्स मौजूद हैं, फैसिलिटीज मौजूद हैं, दावे हजार किए गए। लेकिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद एक तरीके से इस फैसले को हाथ खड़ा करने वाले के रूप में भी देखा जा सकता है कि भाई सबका नहीं हो सकता। अगर आप में सिम्टम्स नहीं है तो घर जाइए, और अगर आप में सिम्टोमेटिक है तो हो सकता है कि हम अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर दें जो बाद में सिम्टोमेटिक हो। देखिए, बहुत मुमकिन है शारिक, लेकिन यहां पर आप देखिए कि एक बार डिस्चार्ज पॉलिसी को लेकर भी बदलाव हुआ। डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव हुआ कि उन लोगों को आने की जरूरत नहीं है, या वो लोग घर पे रह सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा सिम्टम ना हो, जिनको सांस की तकलीफ ज्यादा ना हो या फीवर ज्यादा ना हो, उनके साथ कोई अटेंडेंट रहे तो वो भी हो सकता है। और एक बड़े अधिकारी से बात हुई थी तो यही सवाल मैंने पूछा था जब ये बात निकल कर आई थी कि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी आबादी का टेस्ट मुमकिन नहीं है। ये ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इन्होंने, एक बड़े अधिकारी ने यह बात हमसे कही, कैमरे पे ये बात नहीं है। तो एक बड़ी चुनौती यह है कि इतने लोगों का टेस्ट आखिर आप कैसे करेंगे, ये चुनौती जरूर है। लेकिन सरकार की तरफ से यह हवाला जरूर हमेशा दिया गया है कि जो भी हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है वो बेहतर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है और उसमें हमें सफलता मिल रही है। और यही बड़ी वजह है कि चाहे वो मोर्टेलिटी रेट की बात करें या पॉजिटिविटी रेट की बात करें, उस तरीके से नहीं आ रहे। तो सरकार अपनी दलील जरूर देगी, लेकिन हम जैसे लोगों को, जो आम नागरिक हैं, उनकी चिंताएं जरूर इसको लेकर बरकरार हैं अभी फिलहाल। सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहेंगे परिमल, अगर आपके पास इसका जवाब हो, आज के दिन में देश में कुल कितने टेस्ट एक दिन में होते हैं?
देखिए करीब ये 1 लाख से फिगर बढ़ गया और करीब 1,15,000 1,20,000 के आसपास रोजाना टेस्ट जो है वो आईसीएमआर की तरफ से डेटा जारी होता है कि इतने टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। और चलिए अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर चक्रवाती तूफान निसर्ग आया था। अलीबाग में आए इस तूफान से मुंबई में तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जो बाल बाल बच गई, लेकिन रायगढ़ जिला जो है वहां पर बिजली का खंभा गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। रायगढ़ के अलीबाग में कई मकानों को भी नुकसान हुआ है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस वजह से रायगढ़ में कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। तूफान की वजह से रायगढ़, थाने, पालघर और पुणे 4 जिलों में नुकसान की खबर है और कई जगहों पर बिजली काटनी पड़ी। राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को नुकसान की जानकारी लेने का आदेश दिया है। इसके अलावा रत्नागिरी के दापोली में कई घरों को नुकसान हुआ है। कई घरों पर पेड़ गिरे हैं तो कई की छतें गिर गई हैं। इलाके में बिजली अब भी बाधित है। तो बिजली की सप्लाई की अगर बात करें तो रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के 4 जिलों में 25 लाख घरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। रायगढ़ के अलावा ठाणे, पुणे और पालघर में बिजली की आपूर्ति पर असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कल दोपहर करीब 1 बजे के आसपास अलीबाग में निसर्ग का लैंडफॉल हुआ था, जिसके चलते राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने सावधानी बरतते हुए महाराष्ट्र के 4 जिलों की बिजली की सप्लाई रोक दी थी। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सुनील के पास चलते हैं। सुनील, नुकसान कितना बड़ा और अब हालात कैसे हैं? देखिए शारिक, नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है इन 4 जिलों में, खास करके रायगढ़, पुणे के कुछ ग्रामीण इलाके जो हैं और ये रत्नागिरी में, क्योंकि वहां से होते हुए जो तूफान है आगे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन अभी तक उसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है। और हम ये कह सकते हैं कि सरकारी एजेंसियां अभी तक उन जो ग्रामीण इलाकों की जो गांव हैं वहां तक पहुंचे ही नहीं हैं। जो गांव वाले हैं वो खुद ही अपनी मदद कर रहे हैं, यानी कि कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि पेड़ घरों पे गिर गए हैं, बिजली के खंभे टूट चुके हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन मदद अब तक नहीं पहुंची है। तो लोग खुद ही आगे आकर अपने जो रास्ते में पेड़ गिरे हैं या फिर घरों पे पेड़ गिरे उन्हें काट कर हटा रहे हैं। सरकार ने आदेश जरूर दिया है कि नुकसान का अनुमान लगाया जाए, लेकिन पहले मदद पहुंचनी चाहिए, उसके बाद फिर अनुमान लगाया जा सकेगा। अब जब सुबह हुई है तो धीरे धीरे तस्वीरें अब आनी शुरू हुई है। जैसे अभी दापोली से खबर आई कि वहाँ के एक तहसील में कई जो है कि मकान जो है वो ध्वस्त हो गए हैं। श्रीवर्धन की जो एक तस्वीर आपने देखी होगी, श्रीवर्धन के एक गाँव की है, लगभग सभी घरों की यही हालत है। सिर्फ 2 या 3 कुछ बड़े मकान थे वही सुरक्षित बचे हैं और ज़्यादातर गांव वालों को उसी में फिलहाल रहने को कहा गया है। अब पुणे रायगढ़ से 2 की मौत की खबर आई थी जो कि बिजली के खंभा गिरने की वजह से। अब पुणे से भी एक खबर आ रही है, एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है तूफान के चलते और उसका असर अभी भी हमें दिखाई पड़ रहा है। देखिए नासिक में तो कल लगातार बारिश होती रही और मुंबई में सुबह से हम देख रहे हैं कि बादल छाया हुआ है और बारिश जो है अलग अलग इलाकों में हो रही है तेजी से, खास करके वसई में, कल्याण में, ठाणे में इस तरह बारिश बहुत तेजी से हो रही है। यहाँ भी अब देखिए मालाड में बारिश शुरू हो चुकी है। जी सुनील, हम देख ही सकते हैं कि आपके ऊपर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और जाहिर तौर पे अब आपको हम रोकना नहीं चाहेंगे इस बारिश में, लेकिन मुंबई में अब अभी भी कई जगहों पर बारिश हो रही है और निसर्ग का असर दिख रहा है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि बिजली जहां जहां कटी है वो जल्द ही लोगों को मिल जाएगी वापस। और अब वक्त है NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर आने वाले उस पोल का, जिसमें हम आपको 5 खबरें बताते हैं। आज की पहली खबर, सीमा विवाद पर 6 जून को भारत चीन की बैठक। नंबर 2 पर खबर, बाहर से आए तो 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा दिल्ली में। तीसरी खबर, अगले महीने से खुल जाएंगे हरियाणा के स्कूल। चौथी खबर, केरल में हथिनी की मौत पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। 5वीं खबर, मुंबई पर निसर्ग का असर कम, राज्य में 4 की मौत। ये खबरें हैं, इनके लिए आप वोट कर सकते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।